हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और आप मुझे देख रहे हैं महिमा व्लॉग्स पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में और नर्सिंग के फील्ड के बारे में। मतलब जैसे अभी जो रिसेंटली बच्चे +2 पास आउट किया जिसने साइंस स्ट्रीम के साथ, और अब उनके पास एक मौका होता है कि वो नर्सिंग के फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन लोगों के पास पूरी क्लैरिटी नहीं होती कि आफ्टर बीएससी नर्सिंग मतलब जब आप पास आउट होगे उसके बाद आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग के अंदर क्या होता है, प्लस बीएससी नर्सिंग पास आउट होने के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आती रहती है। हालांकि ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है। दोस्तों, मैं खुद एक बीएससी नर्सिंग पास आउट हूँ और मैंने पास आउट किया था 2015 के अंदर, मतलब 2010 to 15 के अंदर। मैंने भी राजस्थान की एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग पास आउट किया था और अभी मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ चंडीगढ़ के किसी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर। तो जो मैंने पिछले 10-12 साल में सीखा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग के फील्ड से रिलेटेड पूरी क्लैरिटी इस वीडियो के थ्रू आ जाए। एक्चुअली जब मैं खुद बीएससी नर्सिंग करने के लिए गया था तो पूरी तरह से क्लैरिटी मेरे पास भी नहीं थी, लेकिन मैंने इतना खुद रिसर्च किया था कि क्या क्या करियर ऑप्शंस मेरे साथ हो सकते हैं, वो सारे मैंने खुद एक्सप्लोर करके उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को बीएससी नर्सिंग करना है। तो जो बच्चे अभी जस्ट +2 जिन्होंने पास आउट किया है, या फिर कोई नीट के ड्रॉपर है, या फिर कोई बीएससी कर रहा है जनरल साइंस वाली स्ट्रीम से और वो भी सोच रहे हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो। बाय द वे, मैं अभी आया हूँ राजस्थान, और राजस्थान के अंदर खेत से बढ़िया लोकेशन और क्या हो सकती है वीडियो शूट करने के लिए। थोड़ी बहुत पीछे जानवरों की, पक्षियों की आवाज़ आ रही है, तो इग्नोर इट। तो फर्स्टली बात करते हैं बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग है क्या? बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। मतलब ये पास आउट होने के बाद आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी जिसमें आप इनरोल होते हो उससे आपको डिग्री मिलती है। ये डिप्लोमा नहीं है फर्स्ट ऑफ। इसके बाद ये बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो बीएससी नर्सिंग में। इसके अलावा एक जीएनएम कोर्स भी होता है, लेकिन वो उसको डिप्लोमा होता है, वो मतलब 3.5 साल का वो डिप्लोमा होता है, और वो करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। तो अगर आप नर्सिंग के अंदर अभी नया जाना चाहते हो तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप बीएससी नर्सिंग के लिए ही जाए, क्योंकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल और भारत सरकार भी चाहता है कि जब 3.5 साल का डिप्लोमा और 4 साल का डिग्री कोर्स अपने पास अवेलेबल है तो क्यों ना डिप्लोमा को बंद कर दिया जाए। इसलिए भारत सरकार की कोशिश है कि जितने भी जीएनएम कॉलेजेज है उनको बीएससी नर्सिंग में अपग्रेड कर दिया जाए। बीएससी नर्सिंग एक फुल टाइम कोर्स होता है, मतलब वो आप कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं कर सकते। उसके अंदर क्लिनिकल आवर्स होते हैं, जहाँ आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी इम्पेनल्ड होते हैं कॉलेज से, उसमें वहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ लगती है। पूरा क्लिनिकली आपको ट्रेंड किया जाता है। तो अपनी बीएससी नर्सिंग कॉलेज चूज़ करते समय बहुत सावधानी रखना है। जो भी अच्छी कॉलेज है जिसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस आपको ये पता करना है कि उस कॉलेज से का इम्पेनलमेंट या फिर उसका टाइप कौन से हॉस्पिटल के साथ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिस कॉलेज का टाइप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ है तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि क्लिनिकल्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि जैसे बीएससी नर्सिंग पास आउट होने के बाद आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है, क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। तो उसके अंदर देखो, आप काम कर सकते हो इंडिया के अंदर और आउट ऑफ इंडिया जाके भी। कई लोग सोचते हैं कि हम अकेले हैं, मम्मी पापा को क्यों छोड़ के जाए, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बीएससी नर्सिंग एज ए मीडियम मिल जाता है, क्योंकि वो बीएससी नर्सिंग करने के बाद कई ऐसे देश है जहाँ पे सेटल होना या फिर इमिग्रेशन, यहाँ पे माइग्रेशन बहुत इजी हो जाता है। तो बहुत लोगों के लिए इंडिया से बाहर सेटल होने का जरिया भी होता है, प्लस बहुत लोगों के लिए केवल एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर जैसे दोस्तों, मैं खुद 2015 के अंदर पास आउट हुआ था। उसके बाद मैंने कोचिंग लिया था जयपुर में DMMS से। कोचिंग लेने के बाद मैं खुद 1 साल तक फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में काम किया था मैंने, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था चंडीगढ़ के अंदर। तो लाइक वाइज ऑल इंडिया लेवल पे अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर, अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर रिक्रूटमेंट रेगुलर लेवल पे आती रहती है। अब जो गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन होते हैं, जैसे दिल्ली एम्स आजकल क्या करा कि जितने भी सारे एम्स है उन सारे एम्स की एक कंबाइंड वैकेंसी नॉर्थ सेट सितंबर के अंदर दिल्ली एम्स निकालता है। उसके अंदर करीब 2000-3000 या जितनी भी एम्स में सीटें खाली होती है उतनी सारी एक ही रिक्रूटमेंट के अंदर पूरे साल के लिए कवर हो जाता है। तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बार बार आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता। अलग अलग जितने भी सारे एम्स की होती है उसमें आप अपनी चॉइस डाल दो और आपकी जो रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टीट्यूट अलॉट कर दिया जाता है। जो इंडिया के अंदर नर्सिंग के अंदर करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और वहाँ पर आपकी जो स्किल और जो आप काम करते हो उसको पूरा सम्मान मिलता है। मतलब आपकी इनिशियल सैलरी 60+ होती है। लेकिन इसमें छोटा सा ड्रॉबैक जो मेरे जैसे भाई लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत ये हो सकती है कि क्योंकि आजकल उन्होंने पे 80-20 का रेशियो कर दिया है। मतलब 80% सीटें वो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। तो गर्ल्स के लिए तो एंट्री इजी हो गई, लेकिन जो लड़के हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन आपको इस चीज़ से
डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारी दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स भी है, जैसे जीएमसीएच है चंडीगढ़ के अंदर, पीजीआई है, नीम हंस है, या फिर दूसरे दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट की स्पेसिफिक जॉब्स है। वहाँ पे ऐसे कोई 80-20 वाला रेशियो नहीं है फिलहाल। ये तो हो गई गवर्नमेंट के बारे में। अगर आप इंडिया के अंदर भी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो तो आप हमेशा कोशिश करिए कि 50 बेडेड प्लस हॉस्पिटल हो, प्लस NABH हॉस्पिटल हो, क्योंकि उसमें आपका क्लिनिकल का एक्सपोजर जो मिलेगा उसके अंदर एक अलग ही स्टैंडर्ड होएगा। तो जो आपका एक्सपीरियंस बनेगा उसकी वैल्यू होगी आगे भी काम करने के लिए। लेकिन इनिशियली जो प्राइवेट होता है उसमें सैलरी अच्छी नहीं होती। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं 2016 के अंदर फोर्टिस में काम करता था तो मेरी इन हैंड सैलरी होती थी 10,917 रुपये। लेकिन मैंने वो किया क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेना था, मुझे कुछ सीखना था। क्योंकि फोर्टिस के लेवल पे या फिर जब फोर्टिस के अंदर जो प्रोसीजर होते हैं, क्योंकि आपका गवर्नमेंट, क्योंकि मेरी ड्यूटी पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगती थी, तो जिस स्टैंडर्ड से प्रोसीजर होते थे वो स्टैंडर्ड जो मैंने हमने बुक्स में पढ़ा था वो, क्योंकि वहाँ पे लोड इतना ज़्यादा कि वो स्टैंडर्ड नहीं होते थे। और जो फोर्टिस में हमने सीखा तो उसका एक अलग ही स्टैंडर्ड था। तो इसीलिए भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी काम करके एक्सपीरियंस लेना चाहिए, और एक्सपीरियंस से जो चीज़ें सीखोगे वो आपके ज़िंदगी भर काम आएगी। 1 साल मैंने फोर्टिस में काम किया, हालांकि उसके बाद मेरा पोस्टिंग हो गई थी गवर्नमेंट के अंदर। अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल और ये जो बड़ा करियर ऑप्शंस है, इसके अंदर आपको शुरुआत के 4-5 साल के अंदर बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि सैलरी होती है कम। लेकिन ये जॉब अच्छी तब हो जाती है जब 5-6 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही कंटिन्यूस, और कई बार आप हॉस्पिटल चेंज भी कर सकते हो जिससे आपकी सिटीज़ी और सैलरी बढ़ती रहे। तो आप एक या तो वहाँ पे शिफ्ट इंचार्ज सुपरवाइज़र या फिर DNS की पोस्ट पे जब पहुँच जाते हो तो आपकी रेस्पेक्टेड सैलरी हो जाती है। और कई बार ज़्यादा पुरानी आपकी जॉब हो जाती है तो वो जॉब आपकी गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छी भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इंक्रीमेंट प्लस पैसे ज़्यादा बढ़ने के भी चांसेस है। ऐसा नहीं, कई बार प्राइवेट जॉब्स अच्छी होती है, जॉब्स बहुत कम होती है, लेकिन आपको बहुत ही, जैसे प्राइवेट जॉब में आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं कि 3 चीज़ चाहिए, A, B और C। A यानी अवेलेबिलिटी, B यानी बिहेवियर, C यानी कम्पिटेंसी। तो 3 चीज़ में आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, और करीब 5-7 साल स्ट्रगल के बाद आपको एक अच्छी पोजीशन मिलेगी। इसके अलावा प्राइवेट में जैसे कोई मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है या फिर आपकी खुद की कोई स्पेशलिटी है तो आप खुद अपना क्लिनिक ओपन करके भी काम कर सकते हैं। हालांकि नर्सेज के पास प्रिस्क्रिप्शन का राइट नहीं होता, लेकिन ड्रेसिंग के लिए आप लाइसेंस्ड हो, IV ड्रिप वगैरह लगाने के लिए आप लाइसेंस हो। जैसे कोई डॉक्टर है, उसका किसी का OPD क्लिनिक है और वो चाहते हैं कि आपके साथ टाई अप हो जाए, तो आप अपना IV से ड्रेसिंग वगैरह या फर्स्ट एड का टाइप का क्लिनिक अपना ओपन कर सकते हो। इसके अंदर ये ऑप्शन ज़रूर है। क्लिनिकल के अलावा होता है जिसको कहते हैं कि आप किसी कॉलेज के अंदर एज असिस्टेंट प्रोफेसर या इस तरह से जॉब करना, वो भी होता है। आपको प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आप जॉब शुरू कर सकते हो। इनिशियली उसमें भी बहुत स्ट्रगल होता है, 5-7 साल बाद, और अगर अच्छी कॉलेज हो तो सैलरी एक रिस्पेक्टेड लेवल पे पहुंचती है। तो अदरवाइज़ अगर आप MSc नर्सिंग हो, क्योंकि MSc नर्सिंग के अंदर आपको BSc नर्सिंग के बाद 2 साल अलग से देना पड़ता है, करीब प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो 5 लाख का खर्चा है। वो करने के बाद आपकी सैलरी ठीक ठाक रेस्पेक्टेड लेवल पे होती है, लेकिन उसमें भी आप उसको सेटिस्फाइंग करियर नहीं कह सकते। हाँ, ठीक ठाक अगर आपने MSc या PhD जो भी कर लिया है तो उसके बाद आप कॉलेज की एक प्रिंसिपल या फिर एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो, तब ज़रूर अच्छी सैलरी हो जाती है। आउट ऑफ इंडिया नर्सेज के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा। तो जब भी बात करना चाहता हूँ ये चिड़ियाँ बोलने लग जाती है, तो सबसे पहले इनको चुप कराना ज़रूरी है, नहीं तो वीडियो में आपको है ना इन चिड़िया की आवाज़ सुनाई देगी। इनका एरिया है, मैं घुसाया हूँ यहाँ पे, आई होप चुप हो जाएगी। अब थैंकफुली चिड़ियों की आवाज़ अब कम होगी, अब बात कर सकते हैं। तो आउट ऑफ इंडिया के अंदर आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर जो नर्सेज होती है उनकी फर्स्ट चॉइस होती है कनाडा। कनाडा इसलिए फर्स्ट चॉइस होती है क्योंकि वहाँ पे जो माइग्रेशन की जो पॉलिसी है, जैसे आप 6-6 महीने के लिए अपने माँ बाप का वीज़ा लग सकता है, या फिर काफ़ी टाइम के बाद 5-7 साल के बाद अपने मम्मी पापा को भी वहाँ पे ले जा सकते हैं, या फिर आप अपने स्पाउस को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं आप खुद वहाँ पे PR होने की वजह से। तो इसलिए कनाडा एक बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाता है इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ कि कनाडा जो इंडियंस को या फिर कहीं से भी जो इमिग्रेशन ओपन करके जो लोगों को लेता है वो उन देशों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले लोग नहीं होते। इसी वजह से वो बाहर से लोगों को बुलाते हैं, क्वालिफाइड लोगों को बुलाते हैं, प्रोफेशनल लोगों को बुलाते हैं, ताकि वो लोग काम करें कनाडा के अंदर, कनाडा की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, वहाँ पे टैक्स पे करें और उससे उनका देश चलता रहता है। और कनाडा के अंदर भी एक प्रोविंस है ओंटारियो, तो अधिकतर नर्सेज, क्योंकि वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड प्रोविंस वही है, तो अधिकतर नर्सेज वहीं पर जाती है। वहाँ पर 2 तरह की नर्सेज होती है, एक तो होता है LPN और एक होता है RN। RN इनिशियली बहुत कम लोग बन पाते हैं, RN के लिए आपको NCLEX RN देना ही होता है। अब मोटे मोटे रूप से मैं अगर अपनी
गए हैं। इंडिया के करेंसी में बताऊं तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए आप वहाँ पे जाके आराम से अर्न कर सकते हो। और वहाँ पे जाने के भी 2 तरीके होते हैं, या तो आप एमएससी नर्सिंग करके, आपकी एज बिलो 30 होनी चाहिए, एमएससी नर्सिंग करके आप एक सीआरएस के अंदर अच्छा स्कोर करो और आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जा सकते हो। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। या फिर आपको वहाँ पे कोई स्टडीज़ का प्रोग्राम लेना होता है, यानी कि वहाँ पे कोई ऐसा नर्सिंग का कोर्स चूज़ करना पड़ता है जिसके अंदर क्लिनिकल आवर्स हो, और उसी क्लिनिकल आवर्स के बेसिस पे आपको वहाँ पे लाइसेंस मिलता है। जब जो स्टडीज़ वाला ऑप्शन है इसमें 20 से 30 लाख का खर्चा है, और जो एक्सप्रेस एंट्री वाला है उसमें वितिन 5 लाख आपका सारा काम हो जाता है। तो अगर आप जाना चाहते हो तो दोनों ही ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। अगर आप सोचोगे कि 20 से 30 लाख बहुत मोटी रकम होती है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप वहाँ पे एक बार जाके अच्छे से सेटल हो जाते हो तो आप वो रकम 2 साल के अंदर अंदर आराम से निकाल लोगे। इतना कुछ वहाँ पे आपके पास अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि वहाँ पे आवरली आपको वेज मिलता है। इसके अलावा आप अपने अगर एक्स्ट्रा वर्क किया तो उसका अलग से वेज मिलेगा। आप खर्चे वगैरह आपको मेंटेन करने हैं, क्योंकि कई बार कनाडा एक कंट्री ऐसी है जो बिल्कुल टेम्परेचर वहाँ पे बहुत डाउन रहता है विंटर्स के अंदर। वो सब चीज़ें आप जाने से पहले प्रॉपरली रिसर्च कर लेना। और वहाँ पे अपना लाइसेंस वहाँ पे ट्रांसफ़र करने का भी एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, उसको भी आप प्रॉपरली रिसर्च करके फिर प्रॉपर वर्क करना, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले होंगे। तो अब्रॉड के अंदर कनाडा के अलावा दूसरा नंबर 2 पे जो फेवरेट डेस्टिनेशन होती है नर्सेज़ की, वो होता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर लेंथी प्रोसेस, थोड़ा नर्सिंग के जो लाइसेंस का ट्रांसफ़र करवाने का प्रोसेस है वो इतना लेंथी नहीं होता। वहाँ पे भी सेम उसी तरह से आप स्टडीज़ ले सकते हो, या फिर अपना लाइसेंस ट्रांसफ़र करवा के कोई ना कोई इमिग्रेशन प्रोग्राम चूज़ करके आपको वहाँ पे जाना होता है। वहाँ पे भी आप 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ आराम से अर्न कर सकते हो। अब इसका जो प्रोसेस है वो आप स्टेप वाइज, आप या तो मेरे को कमेंट करना, मैं डिटेल में रिसर्च करके आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर आप अपने लेवल पे भी रिसर्च कर सकते हैं। तो अब्रॉड करियर अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर नंबर 3 पे ऑप्शन होता है, वो होता है यूके के अंदर चलता है NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस। और NHS के अंदर नर्सेज़ की बहुत ही हेवी नीड्स होती है। उनको बहुत लंबे टाइम से, पिछले 2-3 साल से तो लगातार सुन रहा हूँ उनको रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। उनको इस लेवल पे नर्सेज ही नहीं मिल पा रही है। तो और यूके के अंदर सेटल होने के लिए आपको यहीं से अप्लाई करना होता है, यहीं से इंटरव्यू देना होता है, और बाकी सारा जो काम होता है, अगर आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हो तो वह सारा काम जो कंसर्न हॉस्पिटल जहाँ पे आप सेलेक्ट हुए हो वो सारा काम वो देख लेते हैं। बाकी बहुत सारा छोटा मोटा काम, रिसर्च करना प्लस पूरी प्रिपरेशन करना, वो सब आपको करना पड़ता है अपने लेवल पर। और अब्रॉड करियर ऑप्शन के अंदर नंबर 4 पे आता है गल्फ़ की कंट्रीज़ यानी दुबई, कतर, ऐसे देशों के अंदर इंडियंस नर्सेज की बहुत हेवी डिमांड्स होती है। वहाँ पे भी आप 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे सिटीजनशिप वाला कोई प्रोविज़न नहीं है, वो आपको नागरिकता नहीं देंगे, आपको वहाँ काम करना है और वापस आ जाना है। तो ये सब था नर्सिंग के अंदर करियर के ऑप्शंस। ये सब वीडियो के अंदर मैंने पूरा एक तरह से समराइज़ करने का कोशिश किया कि कोई भी बच्चा अगर BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहता है तो उससे पहले उसके पास क्लियरिटी हो कि मेरे पास पास आउट होने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे। इसके अलावा भी, जैसे मैं मेरे लेवल पे टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो नर्सिंग के अंदर करियर के अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होती। आपको अपने लेवल पे अच्छी स्किल अक्वायर करनी हो, आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप NCLEX RN क्लियर कर पाओ कोई भी देश का, क्योंकि US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब के अंदर अगर आपको फाइनली RN बनता है तो फाइनली देना होता है NCLEX RN। और इनमें से किसी भी देश की NCLEX RN पास कर ली तो आप अपना लाइसेंस इधर से उधर ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो। जैसे ओवरऑल मोटे रूप से देखा जाए तो जैसे किसी ने B.Ed करके बंदे बैठे हुए हैं या फिर इंजीनियरिंग करके बंदे बैठे हुए हैं, इतनी बेरोजगारी नर्सिंग के अंदर नहीं है। आप चाहो, बस ये जो करियर ऑप्शंस बताए इसमें आप ऑनेस्टली सोच रहे हैं कि कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए फिट बैठता है, आपके लिए प्लान A, B, C तीनों के तीनों होने चाहिए। कभी भी ये ना होना कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा तो मुझे क्या करना है, या इस तरह से ये ना हो कि आप 22 पे पास आउट हुए, उसके बाद आप 10 साल से लगातार तैयारी करे जा रहे हो। आपके पास हमेशा प्लान A, B, C होना चाहिए, मेरी ये ऑनेस्ट ओपिनियन है। अब इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।